अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, प्रोग्राम की एंकर पर्सन डॉक्टर बारिया जुल्फ़कार ख़ान तातीलात पर हैं। उनकी अदम मौजूदगी में आज प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, मुल्क में नफ़रत की सियासत जो है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तमाम जो अवाम है वो कौमी सलामती के अदारों के शाना बशाना खड़ी हमें दिखाई दे रही है। तमाम झूठे बयानिए दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत जो है बजट की तैयारी में मसरूफ़ है, लेकिन जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसके दौरान क्या वफाकी हुकूमत एक अच्छा बजट, अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश कर पाएगी? आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की एक बड़ी अदालत में तकसीम की खबरें ज़ेर बहस थीं, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस फाइज़ ईसा खुशगवार मूड में एक साथ हमें दिखाई दिए, जिसके बाद वो खबरें भी दम तोड़ चुकी हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ सियासी गेस्ट भी मौजूद होंगे, जबकि माहिर मईशत जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हम न्यूज़ को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत बजट जो है वो पेश करने जा रही है, इन हालात में क्या हुकूमत एक अवाम दोस्त बजट पेश कर पाएगी? आदिल, गुड टू बी ऑन। देखिए, अवाम दोस्त बजट जो है वो गिवन कंडीशंस में क्या हो सकता है, हमें पहले ये डिफाइन करना चाहिए। देखिए, अवाम दोस्त बजट वो हो सकता है जिसमें हमें ये दिखाई दे कि हुकूमत के जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो नहीं करने चाहिए उनको, उनमें कमी दिखाई दे रही है। कुछ एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, कुछ पेंशन का रिफॉर्म दिखाई दे रहा है, कुछ आपको ये दिखाई दे कि जो हुकूमत के सब्जेक्ट्स नहीं है वो प्रोविंसेस के पास जा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है उसकी एफिशिएंसी दिखाई दे, और दूसरी साइड पे आपको दिखाई दे कि आप कुछ टैक्सेशन के रिफॉर्म देख रहे हैं। टैक्सेशन के रिफॉर्म से आपका मतलब है कि आप ये जो 1482 अरब रुपए की आपने मराहत दी हुई हैं, कंसेशंस दी हुई हैं, इनका वापस होना देख रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि जो कैपिटल गेन्स है वो प्रॉपरली लगाया जा रहा है, किस पे? रियल एस्टेट पे। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे टैक्स लगाया जा रहा है, जो हमारी रिटेल और होलसेल कम्युनिटी है उस पे टैक्स लगाया जा रहा है। सो अगर आप इस किस्म का बजट देंगे और बजट के खसारे को कम करेंगे तो हम समझेंगे कि ये एक अवाम दोस्त बजट है। फिर आप कुछ और चीजें कर सकते हैं। वो क्या है? वो यूं है कि आप जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है आप उसको बेस्ट कहिए, एहसास कहिए, बट वो बेसिकली एक अच्छा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। उसमें 350 अरब रुपए को बढ़ा के 500 अरब पे ले जाएं। आप जो मिनिमम वेज है उसको 25,000 से बढ़ा के 32-35 हजार पे ले जाएं। आप ये भी कीजिए कि जो पेंशनर्स हैं, जो फेडरल एम्प्लॉइज हैं, जो प्रोविंशियल एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ें और वो 15 से 20% रिस्पॉन्सिबली बढ़ें। जब ये सारा काम आप करेंगे तो आप एक रिस्पॉन्सिबल बजट देंगे। वो बजट देंगे जो IMF के जो हमारे अहदाफ हैं उनमें रह के दिया जाएगा। आप वो बजट देंगे जो अगले साल की इन्फ्लेशन जो अभी आप 21% पे समझ रहे हैं वो शायद यहाँ से टूटेगी। आपकी थोड़ी सी जो स्टेबलाइजेशन है वो लोगों को दिखाई देगी। अगर आप ये सारे काम कर सकते हैं, दीज आर द टफ कॉल्स यू हैव टू मेक। पर आदिल, मैं एक बात कहूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये सबसे मुश्किल तरीन बजट है। आप पूछेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जब आप बजट बनाने जाएंगे, एंड आई रियली फील फॉर द फोक्स जिन्होंने ये बजट बनाना है, जब आप ये बजट बनाने जाएंगे आदिल, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपने सिर्फ डेट सर्विसिंग, यानी कि जो कर्जे हैं उनको जो सर्विसिंग करनी है, जो मार्कअप है, उसकी मद में 7 से 8 हजार अरब रुपया देना है। नाउ लोग कहेंगे कि जी इसका क्या मतलब है आपसे? मतलब ये है कि आज से 3-4 साल पहले ये 1500 अरब था, अब ये 7 से 8 हजार अरब है। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो टोटल रेवेन्यू आएगा, नेट रेवेन्यू, यानी कि जो प्रोविंसेस को पैसे दे दिए, जो नॉन टैक्स में कमा लिया, वो 6-6.5 हजार अरब से ज्यादा नहीं होगा। यानी मतलब कि जो टैक्स अहदाफ जो है वो हुकूमत पूरे करने में नाकाम होती दिखाई दे रही है। बहुत मुश्किल है। आप सब कुछ बोरो करके करेंगे। जब आप मार्कअप के कुछ पैसे बोरो करके देंगे, आपकी पेंशन्स, आपकी रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, आपकी डिफेंस, आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रांट्स, ये सब कुछ बोरो करके आ रही हैं। ये बजट इज रियली ब्रोकन। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को अपने पूरे एक्सपेंडिचर्स को ठीक करने के लिए। अपने पूरे टैक्स टू GDP 8.5% पे आ गया है। ये होना क्या चाहिए? 15%। तब आपका जो फिस्कल है वो चल सकता है। टोटली ब्रोकन है ये बजट, बहुत मुश्किल है ये बजट।
अभी तो ये हम देकर टाइम गुजार लेंगे। आई होप कि कुछ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स दिखाई दें, बट एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंडिचर साइड का रिफॉर्म आने वाले साल में हमें करना पड़ेगा, जिससे कि हम इन अहदाफ को उन जगहों पे ला सकें। मतलब कि जो बजट है, बजट जो है वो मुश्किल होगा, आवाम को मतलब रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो पूरे मामलात हैं, आपकी इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है, पूरा मुल्क जो है वो अदालतों की जानिब देख रहा है, दीगर मामलात हैं, लोग जो है दीगर चीज़ों में कौम को उलझाए हुए हैं, कौम का वक्त जो है वो ज़ाया किए हुए हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने, माहिर कानून है, इसके साथ साथ हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं मारूफ एंकर हैं आयशा सोहेल साहिबा, उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, मामला जो हैं वो आपके सामने हैं, एक तरफ जलाओ घराव किया जाता है, दूसरी जानिब जब पकड़े जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें रिलीफ दिया जाए, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। आदिल, बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर है। पहले तो ये चेक करना चाहिए था कि इस किस्म का जो आपने एहतजाज करना है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें कहा कि जी अगर इमरान खान की अरेस्ट पे लोगों को ये पैगाम दिया जाता कि जनाब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक विजिल करें, मोमबत्तियाँ लेके हर शहर में पहुंच जाएं, तो उसका इम्पेक्ट क्या होता। तो मैंने उसे कहा यार वो इम्पेक्ट तो कुछ और ही हो सकता था। इट वाज़ वेरी सैड कि उन्होंने किया। साथ साथ आदिल एक और बात भी है जो मैं कुछ दिनों से मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कह रहा हूँ। आदिल बहुत नासमझ बच्चे थे, इम्प्रेशनेबल बच्चे थे, उनको एक ख़ास किस्म की इम्प्रेशन उनके दिमाग में डाला गया। 1 साल से ज़ायद अरसा उनका ब्रेन वॉश किया गया, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर उनको उनकी गलत तरीके से आबियारी की गई उनके दिमागों की। और फिर अब वजह ये हो रही है कि दे आर इवन लेफ्ट इन द कोर्ट बाय बोथ एंड्स। PTI ने उनको अबेंडन कर दिया एंड उनके केसेस आप मिलिट्री कोर्ट्स में चला रहे हैं, या एटलीस्ट यू आर गिविंग दिस इम्प्रेशन कि उनके कोर्ट्स पे चलेंगे। मैं कोर्ट्स में पेश हो रहा हूँ, यकीन करें हमें जजेस कह रहे हैं कि कम अज़ कम 100 से 150 बच्चा ऐसा है हर जुरिस्डिक्शन में, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। दे हैव कमिटेड द क्राइम, दे वर पार्ट ऑफ इट। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिसिंग लॉयर, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आदिल मेरे भाई, वो हैं हमारे ही बच्चे, बिल्कुल हमारे ही बच्चे हैं, और यकीन करें उनको 10-10 साल की सज़ा हो जाएगी। मैं वो शीरी मज़ारी के केस में कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धक्के खाता था, कभी वो MPO पिंडी के तहत उनको अरेस्ट करके ले जाते थे। तो मुझे वो जज साहब के रिमार्क्स याद हैं, बड़े ऑनरेबल जज साहब हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा यार आप इनको तो बचा रहे हो, वो जो 7,000 पकड़े गए उनका भी कुछ करो। तो उनको अब ऑन कोई नहीं कर रहा, अब उनको ऑन नहीं कर रहा। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मैं बहुत सारे दोस्तों से डिटेल ले रहा हूँ। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्तों से, इवन जजेस आर आस्किंग अस कि यार प्रोसिक्यूशन से नाम लो, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेसिक बेल तक नहीं हो रही उनको, बिकॉज उनका कोई हालत नहीं है। तो हम ये भी कर रहे हैं कि उन लोगों को बता सकें कि यार कोई कानून के तहत अगर आपको रिलीफ मिल सकता है, इसको तो कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता ना, स्टेट पे वार हुआ था। लेकिन साथ साथ आदिल मेरे भाई ये भी देखना है, स्टेट ने माँ का रोल भी अदा करना है। ये बच्चे वो थे, देखे ना बच्चे हो क्या रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, बच्चों को क्या डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन है ही नहीं, बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। हम एक तरफ से उनको आंकना शुरू करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो उनके पास तो एक होता है ना कलेक्टिव विजडम है, ना उनके पास सेंस ऑफ जजमेंट है कि यार हमने ज़िंदगी में करना क्या है। तो मुझे तो दोनों सिचुएशन, और अदालतों पे भी बड़ी तकलीफ हो रही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, अदालतों की जजमेंट्स की क्या हालत हो रही है। लेकिन हमने एज ए इंस्टीट्यूशन, आदिल में और आप एक साइड पे बात नहीं कर सकते। आपने ये भी देखना है कि अदालतों की आजकल क्या हालत है, जजेस क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसको नहीं मान रहे, मैं और आप क्या मानेंगे। और इंस्टीट्यूशन का इंप्रेशन क्या जा रहा है।
आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि देखें जो पूरे मामला हुए उसके बाद एक तशवीश थी पूरी कौम में, जिस तरह कहा गया कि जो ख़वातीन जो जेल में हैं उनके साथ बदसलूकी के वाक़यात हुए, लेकिन आज उसकी नफ़ी उन्हीं ख़वातीन की जानिब से की गई और उसके साथ यह भी कहा गया कि उनकी जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी है। मतलब आप जो कौमी सलामती के अदारे हैं वहाँ पर जाएँ, जिन्ना हाउस में जाएँ, बलवाइयों के साथ वहाँ जाकर हमला करें, आग लगाएँ, चिलाओ घेराव करें। जब कानून हरकत में आए तो फिर आप कहें कि आप बेकसूर हैं, आपको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं सलमा भट्ट साहिबा, वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आयशा, ये बताएं, आप जो हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, लाहौर में मौजूद हैं, आज आपने भी वो विजुअल्स देखे होंगे जिस तरह खुद ही अपने जो प्रोपेगेंडा किया गया था, जिसकी नफ़ी की गई कि उन पर किसी किस्म की बदसलूकी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी जो है उसको गैर कानूनी भी करार दिया है। हाँ जी, बिल्कुल आदिल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में एक तसलसल है कुछ ऐसी चीज़ों का जिनका होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। हिकमत अमली का फुकदान भी उसको कह सकते हैं। जिस तरीके से चीज़ें चलती रही हैं, मैं जब भी बात करती होती हूँ इस हवाले से तो मैं कहती होती हूँ कि मतलब एक ठीक है, मतलब एक बनी बनाई, एक वो जो जिसको कहते हैं ना कि एक सीधी सादी सी बनी बनाई खीर जो थी वो आपके सामने मौजूद थी। बड़ा सिंपल जो है वो रास्ता था, खुद ही जो है वो उसको कॉम्प्लिकेट किया गया। उसमें बहुत सारी फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि हिकमत अमली का फुकदान है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो ऐड ऑन होती हैं इस तरीके से कि शुरू से ही फैसले जो हैं वो दुरुस्त नहीं लिए गए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब जो है वो बयानियां कोई बनाने के लिए बचा ही नहीं है। अब आपको फिर इस तरह के बयानियों का सहारा लेना पड़ता है जिनका ना कोई सर होता है और ना कोई पैर होता है। जिस तरह के जो आपने हवाला दिया, मैं उस बयानिए के हवाले से ही जिक्र कर रही हूं। अच्छा आयशा, ये आप जो बात कर रही हैं, ये बीच में एक ये शॉर्ट जो है ये सुने, ये वो ख़वातीन 9 मई को इनके क्या अल्फाज थे, ये किस तरह के ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थी, क्या इनका मौक़िफ़ था, और आज जो अब ये अदालत में आई हैं तो आज इनका क्या मौक़िफ़ है। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। जी सलमा भट्ट साहिबा, आप भी हमारे साथ हैं। देखें, जब ये सारे मामलात थे, किस डटाई के साथ ये सब चीज़ें की गई, और आज भी नदामत नहीं है, आज भी एक्सक्यूज़ नहीं कर रहे, आज भी अपने किए पर पेशेमान नहीं हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ये बड़े अफसोस की बात है जो उनका रवैया है। पहले उनका एक्शन जो है वो इंतहाई काबिल शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत क्या उससे ज़्यादा बढ़कर है, और जो अब उनका रवैया है वो अफसोसनाक ज़रूर है। देखिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने 9 मई को जो अपनी कारकर्दगी की इंतहा दिखाई वो ये दिखाई कि उन्होंने दिफाई अमलाक के साथ साथ शहीदों की जो यादगारें थीं उन पे हमला किया, तस्वीरें तोड़ी शहीदों की जो लगी हुई थी, उनकी फैमिलीज़ को और उनके बच्चों को किस तरह से उन्होंने उनकी फैमिलीज़ और उनके बच्चों के जो अब एक शहीद के लिए जज्बात होते हैं वो मैं और आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी। बल्कि पूरी कौम ने उन बच्चों के जो शोहदा के बच्चे हैं उनके बहुत से जो उनकी जो वीडियोस आई हैं वो सुनी, उनके जज्बात सुने, कौम जो हिलकर रह गई कि क्या हो गया सब कुछ। वीडियोस आई, जी बिल्कुल, वो दिल दहला देने वाली बातें थी और वो मनाजिर थे जो पार्लियामेंट में हमने देखे, जो उसके बाद हमने उनकी वीडियो पैगामात में देखे। तो इनको बेसिकली इनको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और उसके बाद हम जेल में आए। और दूसरी बात ये कि जाकर उनसे माफ़ी मांगे, ये मजम्मत हमसे नहीं करें, अब ये मजम्मत शोहदा से करें, मजम्मत उनकी फैमिली से करें, मजम्मत ये पूरे पाकिस्तान से करें, मजम्मत ये उन अमलाक की करें जो इन्होंने जलाई, जो इन्होंने रियासती इदारों के बाशिंदों पर हमले किए, उनके सर फाड़े, उनके ऊपर जो पेट्रोल बम फेंके, जो इन्होंने तनसीबात पे हमले किए, दिफाई तनसीबात पे, जो इन्होंने रेडियो पेशावर पे हमला किया, पहले पीटीवी। अच्छा ये मैं कहना चाहती हूँ, अभी भाई बात कर रहे थे यहाँ पे बैरिस्टर साहब, वो कह रहे थे कि 1 साल में इनके जहन साजी की, ये 1 साल में नहीं की गई, ये 9 साल पूरे हो चुके हैं। ये जहन साजी जो है 2014 में उसकी पहली किस्त आई थी, ये जो पहली किस्त थी ना, जब हमने उसको रोका नहीं, हमने उसको बढ़ावा दिया, जब ये इन्होंने धरना किया था 126 दिन का, वो धरना पहली किस्त थी जिसके अंदर इनकी बेसिकली सरेआम अब खुलेआम ट्रेनिंग शुरू हुई थी। किस नारे पे इनको इकट्ठा किया था इमरान खान ने, वो नारा याद होना चाहिए लोगों को, वो था सिविल नाफरमानी का नारा, वो था जलाओ घेराव का नारा, वो था बिजली के बिल जलाओ, वो था थानों को तोड़कर अपने बंदे निकालने का नारा, वो था टोल प्लाजों पे टोल प्लाजे ना देना, वो था हुंडी के जरिए पैसे बाहर भिजवाना। वो इस सारे खेल की, घिनौने खेल की और इंतशार की
पहली किस्त थी वो हमें याद करनी पड़ेगी। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और हम इनको बढ़ोता देते आए क्योंकि उसके पीछे एक पूरी लॉबी थी विद इन पाकिस्तान। बहुत सारे एक्टर्स उसमें थे, उसमें जुडिशरी के किरदार भी थे, उसमें और भी एस्टेब्लिशमेंट के किरदार भी थे, उसमें बहुत सारे किरदार थे जिन्होंने मिलकर इनको यहाँ इस नहेज तक पहुँचाया। फिर 2017 में आज जब इमरान खान साहब फरमा रहे थे, जो हमेशा ऑपोजिशन को इतने बुरे अलकाबात से बुलाते थे, आज वो आप पे तो आ गए कि पीपल्स पार्टी और PMLN को मैं बताता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मैं उसको 27 साल से जानता हूँ। जैसे पहले वो बरतानिया को बरतानिया से ज़्यादा जानते थे, यूरोप को यूरोप से ज़्यादा जानते थे, अमेरिका को अमेरिका से ज़्यादा जानते थे, अब वो 27 साल से इस्टेब्लिशमेंट को भी जानते हैं। आज उन्होंने ये भी इंकिशाफ कर दिया। तो सिर्फ 4 साल पहले 2017 में वो नहीं जानते थे, जब वो जिस प्लान A और B का जिक्र करें, वो प्लान A का हीरो बनकर जब सामने आए थे, जब पनामा का केस किया गया था नवाज शरीफ के खिलाफ, उस वक्त इमरान खान ने ये बात क्यों नहीं की कि मैं जानता हूँ ये क्या हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, मैं खड़ा होता हूँ इसके लिए। उस दिन इमरान खान साहब ने को ये ख्याल क्यों ना आया जिस दिन 2018 में 62-63 लगा के नवाज शरीफ पर उनको पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया, ताहियात नाअहली कर दी गई उनकी पॉलिटिक्स के अंदर। उस दिन इमरान खान का ये किधर था जो 27 साल से वो जानते थे। और वो चले अभी तो जो नई कानून साजी हुई है उससे जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है उनको रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, मिल सकता है अदालतों से रिलीफ, उनके पास एक मौका मजीद उनको मिल गया है। आयशा ये बताएं कि जिस तरह आज ये वीडियोज़ अभी आपने देखी हैं, ये अभी ख़वातीन कार्ड नहीं खेला जा रहा? बिल्कुल आदिल, इसके ऊपर मैं बात में आती हूँ। ये जो उज़मा साहिबा बात कर रही थी, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगी और मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर हम मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की, बिल्कुल आई एम सॉरी, सलमा साहिबा जो बात कर रही थी वो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि कभी यकीनन मुस्लिम लीग नून ने जब नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, हमने देखा था कि बाकी लोग किस तरीके से फिर उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया, सबने अपनी सियासत जो है वो उस वक्त चमकाई। इस वक्त भी हम बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन का शिकार हैं। इस वक्त जब किसी के ऊपर बुरा टाइम होता है तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, और फिर जब दूसरे के ऊपर बुरा टाइम होता है तो पहले बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। हम इस मंझधार में जब तक फंसे रहेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो है वो कुछ ठीक होने वाला है। खान साहब ने जो बात की है वो बात जो है वो मोहतरमा को भी यकीनन पता होगी कि उसमें क्या हकीकत है, उसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सारी चीजें। लेकिन वही वाली चीज है ना कि अभी आपका टाइम है तो अभी आपने सियासत करनी है अपने हिसाब की, जो आपको सूट करता है, जो आपको बेनिफिट देता है, उस तरह की। अगर हम इस चक्कर से नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। ये तो फिर इसी तरह से जो है वो चक्कर चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे चक्कर ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इन सारे मामलात पर जो है डिसऑन कर दिया लोगों ने, लेफ्ट राइट जो लोग हैं वो छोड़कर जा चुके। अब उस तरह से लोग उनकी बातें, जो एक प्रोपोगेंडा जो किया जा रहा था, एक झूठा बयानिया बनाया गया था, लोग अब उसको जो है नहीं सुन रहे, ना उस पर अमल कर रहे हैं, बल्कि आइसोलेशन का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सलमा भट्ट साहिबा, आपके सामने है सूरत हाल कि लेफ्ट राइट जो लोग हैं वो छोड़कर चले गए। जी बिल्कुल, इनके लेफ्ट राइट लोग इनको इनकी वजह से छोड़ कर गए ना, इनकी हरकतों की वजह से छोड़ कर गए। इनकी अब वो पहले मैं वही बात कर रही थी कि पहले वो लेफ्ट राइट बैठे थे, वो उनको कोई ना कोई फ़ायदा भी हासिल हो रहा था। अब उनको पता चल चुका है कि इमरान खान अब जिस कश्ती में सवार है उसके अंदर शगाफ ही शगाफ हो चुके हैं और वो डूबती चली जा रही है। और जब इन्होंने लेफ्ट राइट जिस तरीके से लोग इकट्ठे करके बढ़ाए थे, उस तरीके से वो वापस जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने शायद उन लोगों के लिए भी अब वो जगह ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वो उनके साथ खड़े होकर इस तरह का बैगेज जो इमरान खान उठवाना चाह रहे हैं वो शायद ये लोग उठाने के लिए कोई पाकिस्तानी भी तैयार नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ बात बार बार हो रही है कि इमरान खान साहब ने इन नौजवान बच्चों का पीछे छोड़ दिया, उनके लावारिस हैं, कोई वाली वारिस नहीं है, उनको 10-10 साल की सज़ा हो सकती है, उनके मुकदमे चल रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि बिलाखिर वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, लेकिन इसको इस अफसोसनाक हालत में डालने वाला कौन है? उसका नाम इमरान खान है। और दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान का, ये एक लीडर का काम होता है कि लीडर खुद सामने आता है, लीडर खुद गिरफ्तारी देता है, लीडर ढाल बनता है, लीडर अपने कारकुनों को और नौजवान बच्चों को पीछे लगा के उनसे बुलवाई करवा के खुद अपनी बख्तरबंद में जाके बैठकर ये नहीं करता कि उनकी बलि चढ़ा दे। ये लीडर नहीं होता, ये सियासतदान नहीं होता। अगर वो एक लीडर होते तो वो खुद सामने आते, वो उसको ऑन करते। एक तरफ वो कहते हैं हमारे 25 बंदे उस दिन मारे गए, हजारों गिरफ्तार हो गए, दूसरी तरफ कहते हैं मैं इनको जानता नहीं, ये मेरे लोग ही नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अभी मेरी बहन ने बात की
कि ये क्या मंझधार ऐसे ही चलती रहेगी, हम उनको कहते रहेंगे, वो हमको कहते रहेंगे। हम उस स्टेज पे नहीं है, हम वो लोग नहीं है जो ऐसे कहते रहेंगे। हमारी वजह से मंझधार नहीं चलती रहेगी। हम वो है, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी के तजर्बों से बहुत ज़्यादा सीख लिया था। हम उसको सपोर्ट करने वाले हैं जो हमने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। हम ये बात समझ चुके थे आगे कैसे जाना है। अब हम वो थे जिसने 2008 में आके 2013 तक असेंबली की मुद्दत पूरी करने की रिवायत डाली थी पहली दफा। हम वो थे जिसने 2013 से 2018 की असेंबली की रिवायत डाली थी मुद्दत पूरी करने की। हम वो थे जो पार्लियामेंट के अंदर आके जब 18वीं तरमीम आई थी वो 2/3 अक्सरियत से पास हुई थी। हम वो वाली सियासत करना चाहते थे। अब हम वो वाले सियासतदान बन चुके थे। हम वो वाले सियासतदान थे जो एनएलसी अवार्ड लेकर आए थे मिलकर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन के साथ मिलकर। हम वो वाले एक मिनट मैं बात ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आप ही की बात को आगे लेकर चल रही हूँ कि हम एक पॉजिटिव सियासत की जानिब जा रहे थे। ये 2018 में एक नया शगुफा जो लेकर आया गया इमरान खान की सूरत में, उसने आके इस सारे चलते सफर को तहस नहस किया। इलेक्टेबल्स को दोबारा जिंदगी किसने दी? इलेक्टेबल्स की रूह किसने फूंकी? 2018 में अगर इमरान खान ये ना करते, लेकिन अब वो इलेक्टेबल सब आपकी जानिब आ जाएंगे, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे, पीडीएम जमातों में जाएंगे, जितने इलेक्टेबल्स हैं। आपके पास इस चीज की कोई गारंटी तो मौजूद नहीं है कि आइंदा इस किस्म का कोई एडवेंचर जो है वो नहीं होगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो क्यों मैं ये बात नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा अपना दौर नहीं कर सकी। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दो असेंबलियां देखें ये आयशा ये पूछ रही हैं कि गवर्नमेंट तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही, जो मियां साहब गए, खाकान अब्बासी साहब, उसके बाकी जो टेन्योर था उन्होंने पूरा किया। लेकिन इस सबसे बढ़कर इस टाइम जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं, क्योंकि मुल्क और कौम, हमारे बच्चे हैं जो इस टाइम इस पूरे वाक़े में मुलविस हुए, उनके बारे में उनको रिलीफ कैसे मिल सकता है? बैरिस्टर साहब, आइन और कानून में रहते हुए हम कैसे उन बच्चों के लिए बेहतरी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग जो है वो एक्टिव वायलेंस में इन्वॉल्व थे। वो तकरीबन हो चुके हैं, ठीक है, वो हो चुके हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में ये 7000 बच्चों का जो इशू है, 7000 बच्चा उस तरह एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। तो उनको देखे ना, एट द एंड ऑफ द डे आपने इंसाफ भी तो करना है ना। सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आपने लोगों को बंद कर देना है, इंसाफ भी करना है। और दूसरा, फिर इस चीज़ का डिसीजन जो है ना अदालत करेगी। लेकिन आपने पकड़ लिए, आप उनको अदालत में पेश करें, अदालत में पेश करें। लेट द कोर्ट डिसाइड ना कि वेदर दे हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। आप उनकी वीडियोस पेश करें, आपके पास जो जो एविडेंस है उनके खिलाफ पेश करें, एक्टिव प्रोसिक्यूशन करें उनके खिलाफ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द कोर्ट हैज़ टू डिसाइड कि दे हैव committed the crime and they were involved। जिस तरह लंदन फसादात के बाद वहाँ पर कोर्ट से 24/7 काम किया। आदिल, रात को 3 बजे भी अदालतें लगी हैं, लेकिन लगी अदालतें हैं। लंदन राइट्स में ना, आई वाज देयर, आई एम टेलिंग यू, रात को 3 बजे अदालतें लगी हैं। दे वर प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। कंप्लायंस ऑफ द प्रोसीजर वाज फुली एडहर्ड। ये कोई ऐसी बात नहीं है। आपने, मैं जो एज ए वेरी हम्बल लॉयर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कानून को फॉलो करें, प्रोसिक्यूशन को चांस दें, लोगों को चांस दें टू डिफेंड देमसेल्व्स। प्रोसेस को करें ना। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनको हम छोड़ देंगे अदालतें। अदालत में आप पेश करें, प्रोसिक्यूशन को इजाज़त दें, फिर उसके बाद उन लोगों को भी मौका दें ना। देखें ना, कानून इसी तरह होगा ना। मैं और आदिल आप तो डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है टू डिसाइड कि हु हैज़ कमिटेड द क्राइम एंड यू हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि दे हैव डन इट। तो उसका तरीकाकार ये है कि उनको अदालतों में पेश करें। 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश करना होता है। आप उनको पेश करें अदालत में, प्रोसिक्यूट करें। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है किसी बच्चे के बारे में, तो ये आप जुल्म अजीम करेंगे कि आप उस बच्चे को। लेकिन जिनके बारे में एविडेंस है, जिनकी वीडियोस हैं, वो ताहाल अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो ताहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं उन्होंने क्या ठीक किया, वो रेड लाइन क्या क्या बातें की जा रही हैं। आदिल, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। ये कुछ भी नहीं है। अगर किसी बंदे को नदामत नहीं है या ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप ये कर सकते हैं कि आप उनको अदालत के प्रोसेस के तहत यू प्रोड्यूस देम बिफोर द कोर्ट, लेट द लॉ टेक्स इट्स कोर्स, ठीक है, उसको साबित करें, उनको सजाएं दें। लेकिन मैं ज़्यादा तो बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले आपने, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो नहीं मानते, वो कहते हैं जी वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव डन इट। मैं और आप कौन है? मैं और आप किस लिए, मैं किस लिए आवाज़ उठा रहा हूँ? ये बच्चे जो बहुत सारे बच्चे हैं, जजेस हमें बात कर रहे हैं, मैं आपको खुद बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है और मैं एक वकील हूँ।
आप उनको अदालत में पेश करें और अगर आपके पास एविडेंस है तो प्रोसिक्यूट करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है, देखिए उसमें आदिल बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं। अच्छे बच्चे का मतलब है वेल टू डू बच्चे जो इस मुल्क में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे प्रोफेशनल बच्चे भी हैं, तो आप उनको भी करें। आप आपने मैसेज दे दिया है, स्टेट ने मैसेज दे दिया है कि ये दोबारा नहीं होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ना, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में वो घोड़े ऊपर चढ़ा देते हैं प्रोटेस्टर्स के, जस्ट टू सेंड द मैसेज कि डोंट क्रॉस द लाइन, ठीक है। लेकिन स्टेट वहाँ प्रोसीजर को फॉलो करती है, अदालतों को मौका देती है टू कन्विक्ट देम। आपने साबित क्या करना है? स्टेट का काम सिर्फ उनको पकड़ना नहीं है, उनको अदालत में पेश करना और फिर उनकी कन्विक्शन के लिए काम करना। मैं ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ, आपने ये देखना है कि उन 7-8 हज़ार बच्चों में से कितने बच्चे अदालत के सामने प्रोड्यूस हुए, कितनों को कानून के मुताबिक। आपके पास कोई राइट नहीं है, कानून और आइन आपको कोई राइट नहीं दे रहा कि आप उनको बंद रखें। आप उनको अदालत में पेश करें, आपके पास एविडेंस है, प्रोसिक्यूट देम, कन्विक्ट देम, आप उनको डालें, लेकिन अदालत में पेश करें। और साथ साथ आपने ये भी देखना है मेरे भाई, 100 मुजरिम छूट जाए, इट्स नॉट ए बिग क्राइम। एक मासूम पकड़ा जाए, स्टेट के लिए वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बुरी और मतलब इंसाफ के ऊपर सबसे बड़ी कदगन एक मासूम का जेल में रहना है, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा है, ये एक स्टेट के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो एक फिगर पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से दिया जा रहा है वो खासा बड़ा है, लेकिन उतनी तादाद जो है वो जेलों में कैद नहीं है। लेकिन जो लोग मुलविस हैं, जिनके बारे में बिल्कुल क्लियर जो हैं वो सबूत हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इनसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि बजट अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, ये मतलब आने वाला बजट भी जो है वो मुश्किल होगा। 24 अरब डॉलर्स के पाकिस्तान ने जो है कर्ज़ वापस करने हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाएंगी? देखिए आदिल, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जिस तरह के इस वक्त चैलेंज में है पाकिस्तान, वो IMF के पास ही जाता है बिकॉज ये एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। मिसाल ले लीजिए, श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, IMF के पास चला गया, पहले भी जा सकते थे। घाना पहले चला गया, बांग्लादेश प्रीएम्प्टिवली पहले चला गया। आदिल, पाकिस्तान वाज वेरी लकी। और मैंने ये हमेशा कहा है, कोविड से जब आप बाहर आए तो आप IMF के प्रोग्राम में थे, लेकिन हम 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया हम IMF के पास जा रहे हैं, कोई प्लान अप्रूव नहीं हो रहा। अमेरिका से भी सिफारिश कर ली, बहुत सारे काम कर लिया, डिप्लोमेट्स जो है उनको भी एक्टिव करके देख लिया, लेकिन ताहाल किसी किस्म की वहाँ से कोई अच्छी नवीद नहीं आई। So, there is a certain mistrust between Pakistan and the IMF. 12 महीने से चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने पहले पेट्रोल की सब्सिडी दे दी, फिर हमने बजट ऐसा दिया जो उनसे इनहराफ कर रहा था, फिर हमने जो मेजर्स लेने थे उसमें डिले हुआ, अभी हमारी फाइनेंसिंग नीड नहीं एग्री हो रही। हालांकि जो करंट गवर्नमेंट है उसने अगस्त में एक 7वां और 8वां रिव्यू करवा लिया था, एंड आई थॉट दैट वाज अ गुड मोमेंट कि हमारी री एंगेजमेंट हो गई है। बट अब एंगेजमेंट जो है उसमें इतना वक्त गुजर गया है। आदिल, जो करंट रिव्यू चल रहा है, नवा रिव्यू, ये 3 नवंबर को शुरू होना था, फिर कहीं फरवरी में शुरू हुआ। आज भी हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जैसे आप सही कह रहे हैं, हम नहीं कर पाए। देखिए पाकिस्तान के पास, एंड आई से दिस वेरी क्लियरली, और आई हैव हेल्प्ड PMLN इन दी प्रोग्राम जो इन्होंने 13-16 का किया, बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रन हुआ था। ये करंट प्रोग्राम भी जब साइन हो रहा था तो आई वाज प्रेजेंट इन द क्यू ब्लॉक, और मैंने तब भी जो PTI की गवर्नमेंट थी उसकी मदद की थी टू गेट इट साइंड। मैं अब भी कहता हूँ कि बहुत क्लैरिटी रखें अपने माइंड में, कोई प्लान बी नहीं है। किसी और मुल्क के पास भी अगर ये सिचुएशन होती तो कोई प्लान बी नहीं था। आप मांग के पैसे चाइना से इधर उधर से वक्त गुजार सकते हैं, बट स्टैंप ऑफ अप्रूवल IMF से यानी है, यही इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। अगर 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं होता तो ये याद रखिए कि अगले 2-2.5 माह इस हुकूमत के लिए और इंटरिम गवर्नमेंट के लिए और नई गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग बन जाएंगे। डॉक्टर साहब, 70 अरब के मजीद टैक्सेस अवाम पर लगा दिए गए, IMF के कहने पर सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई, जो डॉलर रेट ओपन मार्केट और इंटर बैंक का रेट था उसको लेवल कर दिया गया, जो उनकी मुतालबात थे वो तमाम तर पूरे हुए, लेकिन ताहाल मामला अटके कहाँ हुए हैं? क्यों ताहाल जो है वो प्लान अप्रूव नहीं हो रहा?
तो देखें, बहुत क्लियरली नेथन पोर्टर जो हैं, जो मिशन चीफ है, उन्होंने स्पेल आउट कर दिया है। नंबर 1 वो ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंसिंग नीड है वो $6 अरब की है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, करंट अकाउंट कम हो गया, ये $4-4.5 अरब की है। उन्होंने इस बात को पाकिस्तान से कन्विंस नहीं हुए वो इस बात पे। सो हमें थोड़े से और फंड्स लेने पड़ेंगे। दो, मेरा ये ख्याल है कि नेथन पोर्टर अगर इसको इस तरह समझें कि शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद ये फंड्स आ जाएं, तो मे बी ही कुड थिंक लाइक दैट, बट वो नहीं हो सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि ओपन मार्केट का रेट 315-16 और इंटरबैंक का रेट 285, सो फंक्शन नहीं करी। गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, उन्होंने ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड की उठाई हैं ओपन मार्केट से, उसको इंटरबैंक पे लाए हैं। 11% का फर्क था, अब 6-5-7% के इर्द गिर्द आ गया है। सो दैट्स अ गुड स्टेप। और तीसरी वो बात अब जो क्रिएट हो गई है वो है कि बजट आपने कैसा देना है। गवर्नमेंट ने खुद एतराफ़ किया कि पहले बजट नहीं शेयर हुआ था, अब उन्होंने बजट शेयर कर दिया है। अब इट विल टेक फर्दर टाइम फॉर द IMF टू सी द बजट, उसके अहदाफ क्या हैं, क्या वो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट है, वो देख लीजिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल साइकिल जो है वो कैसे चलेगा। ये इसलिए है कि मैं जैसे पहले बयान कर चुका हूँ कि अगर अगस्त में ये हुकूमत जाती है और एक और हुकूमत आती है जो कि इंटरम है, तो वो वक्त कैसे गुजरेगा। आदिल, $4 अरब के ज़खायर हैं इस वक्त, आपने $4 अरब की ही करीबन पेमेंट करनी है इस माह में, और उसमें से 2-2.5 अरब तो चाइना आपको रीफाइनेंस कर देगा, बाकी कुछ रिजर्व पे प्रेशर आ जाएगा अगर आप ये नहीं कर पाते। देयर इज नो अदर प्लान बट द IMF, there is no other plan but to do a budget जो fiscally responsible हो, there is no other plan but to start thinking of a new IMF program। ये हुकूमत भी कह रही है कि हम करेंगे, वेरी गुड। इंटरिम को भी उसके लिए कॉन्टूर्स तय करने हैं और आने वाली हुकूमत को फौरी तौर पर जाना है। ये $4 अरब के ज़खायर से संभलेगी नहीं बात। सबसे इसका बड़ा इम्पैक्ट आदिल जो है ना, एक तो बहुत बात होती है कि हम डिफॉल्ट करेंगे, देखिए डिफॉल्ट रिस्क हाइटेंड है, वही चल रहा है। पर दूसरी तरफ ये देखिए कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 25% सुकड़ गई जब मार्च के फिगर आए। आपकी जो पेट्रोल और डीजल की खपत है मुल्क में वो खातिर खा ड्रॉप कर गई। आपने जो पूरी इकोनॉमी है उसको बहुत स्लो कर दिया है, बहुत क्लॉग कर दिया है। बिल्कुल, एनर्जी प्राइसेस जो हैं, फ्यूल की जो प्राइसेस है उसकी वजह से जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की खासी सफ़र की है। सलमा भट्ट साहिबा, ये बताएं कि इकॉनमी सफ़र कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM हुकूमत है, आपके पास क्या प्लान है, बजट में क्या सोचा है, कहाँ आवाम को रिलीफ देंगे, कैसे रिलीफ देंगे? क्योंकि जो हम देख रहे हैं लोगों का मुश्किलात हैं, उनको रोज़मर्रा जो उनके मामलात हैं वो ख़ास से मुतासिर हो रहे हैं, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस बात से कोई बिल्कुल इनकार नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी सूरत हाल के में जो है दबाव में है, प्रेशर है, हमारी मईशत जो है वो इस वक्त एक मुश्किल जगह से गुजर रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि 2022 में जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त हम मुआशी जब जो हुकूमत हमें मिली थी वो मुआशी मुश्किल में गिरी हुई थी और हम उसको उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो IMF का जो प्रोग्राम था ये हमें इस हालत में, तातुल की हालत में मिला था। ये हमें जो ना वो मुनक़ता हुआ और मिसट्रस्ट हुआ मिला था। ये ऐसी पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ हुआ था जो हमने अडॉप्ट किया, जो हमें मिला, लेगेसी में मिला था इस हालत में, क्रंच जिसे हम कह सकते हैं। और उस वक्त अगर याद हो तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये हुकूमत 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, श्रीलंका बनेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 13 महीने गुजर गए, उसके बावजूद हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए। हमने उसको बिल्कुल हाइटेंड है, रिस्क है पे रहे, हम हाई रिस्क पे रहे, लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं फ्लोट करते रहे और IMF की किस्त आए बगैर करते रहे। हमारा जो 9th ये राउंड जो चल रहा है, अल्लाह करे इसमें कामयाब हो, स्टाफ लेवल मुआहदे हो जाएं और हम इसको लेकर आगे चल सकें। और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हाँ, हमें शायद IMF की जो किस्त है वो आने से बेहतरी आएगी और शायद हमें अगले प्रोग्राम में भी जाना पड़े। ये सारी बातें अपनी जगह हकीकत रखती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बावजूद हमने इसको सस्टेन करके दिखाया। इसी सारे टाइम के ड्यूरेशन के अंदर हम CPEC को वापस लेकर आए और CPEC को वापस बहाल करना एक बड़ी खुश आइंद बात है। और जिसके ऊपर फिर हमने जाकर जो ईरान के साथ जो हमारा अब जो खुल रहा है, तिजारत की बात हो रही है, मुआहदा खुल रहा है, हम
हमें ऑल्टरनेट्स भी तो देखने पड़ेंगे। हमने कुछ ना कुछ कोशिश की है। अब आज जो हम जो B2B बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं और जिसके लिए SRO की बात कर रहे हैं, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ, जाहिर बात है ये एक प्राइवेट सेक्टर का और जो होता है एतमाद बहाल करेगा या थोड़ा नहीं, बिल्कुल ये जो आप बातें कर रही हैं कि ईरान के साथ जिस तरह जो मामला हो रही है, बाकी मामला हो रहे हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। हम अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम का बुरा हाल है। आपने भी दावे किए, डार साहब आए, कहा जा रहा था इकॉनमी को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। जहां तक बात करते हैं जी, हमने जहां पे देखें बात की कि हमने 70 अरब रुपए के हमें इजाफी जो लगाने पड़े टैक्सेस IMF की वजह से, और वो मुआहदा है जो इमरान खान सब कर गए थे, जिसकी वजह से हमें बार बार टैक्स लगाने पड़ते हैं, हमें उनकी कड़ी शराइत माननी पड़ती हैं क्योंकि ये प्रोग्राम अब बीच में खड़ा हुआ है। इसलिए इसको आगे लेकर जाने के लिए हमें वो कड़वे घूंट पीने पड़े हैं जो शायद हम ना पीना चाहते अदरवाइज। उसके बावजूद अगर आपको याद हो तो 40 अरब रुपया इजाफी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इसी हुकूमत ने आके मिनी बजट के साथ दिया था। अभी हमने 8 रुपए जो पेट्रोल की कीमत कल ही कम की है, इसका फायदा डायरेक्ट गरीब को कोई होगा ना। 5 रुपए डीजल की कीमत कम की है। जो हम आइंदा आने वाला बजट देख रहे हैं उसको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि गरीब दोस्त बजट बनाया जाए, उसके अंदर मैक्सिमम रिलीफ की बात की जाए, उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारे पास एक बिल्कुल थ्रेशोल्ड है जिसमें सारे गरीब लोग हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, उनको हम जितना भी फायदा दे सकते हैं हम देने की कोशिश करेंगे। हम एक बिल्कुल प्रोसेस के अंदर हैं चीज़ों के। हम कहीं पे भी ये नहीं कर सकते कि हम कह दें कि हमने चीज़ें हम बहुत आगे चले गए, इंप्रूवमेंट होगी। आपको याद होना चाहिए जब हम हुकूमत 2018 में हमने दी थी इनको, तो तब हम 24वीं मईशत की तरफ जा रहे थे, हमारा नंबर वहाँ आता था। जब हमें वापस हुकूमत मिली तो हम 47वीं मईशत बन गए। हम लोग बहुत डिक्लाइन में आए, हमें ये सब कुछ मिला डिक्लाइन के अंदर। हम डिक्लाइन में से निकलने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ मैं ये फ़र्क बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये फ़र्क करना पड़ेगा कि हमने कहाँ से आके चीज़ें हमें अडॉप्ट की और हम इकोनॉमी को किस डगर पे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए ये तो ये रवायती जो है बातें हैं। हर हुकूमत जो है अपनी जो दूसरी हुकूमत जो छोड़कर गई होती है तमाम इल्ज़ामात उस पर लगाती है, रवायती मामला है, लेकिन लोग जो हैं सफ़र करते दिखाई दे रहे हैं। आयशा, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन का साल है, कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। नहीं आप सारा मलबा आपने मतलब पिछली हुकूमत में डाला। अभी आपको भी 1 साल तकरीबन हो चुका है। बहुत से दावे आपके वज़ीर ख़जाना साग डार साहब ने भी किए थे, डॉलर कंट्रोल करने की बात की, बाकी मामला की बात की, लेकिन कुछ अभी तक नजर नहीं आया। IMF का प्रोग्राम ताहाल आप लोग अप्रूव नहीं करवा सके, आपने मजीद टैक्सेस लगा दिए, आपने सब्सिडीज़ खत्म कर दी, बहुत सी चीज़ें जो अहदाफ थे उसको पूरे करने के दावे किए, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है, जो आवाम देख रही है कि ताहाल IMF का जो प्रोग्राम है वो अप्रूव नहीं हुआ। आयशा ये बताएं, इलेक्शन ईयर है, आप देख रही हैं सूरत हाल, कोई माइनस हो कोई प्लस हो, लेकिन इलेक्शन ईयर है, अवाम में जाना है इन पॉलिटिशियंस ने, तो ये PDM जमातें जो हैं ये किस तरह ये बजट देने के बाद अवाम में जाएंगी? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आदिल। एंटी PTI सियासत अब मेरे ख्याल में बहुत पीछे रह चुकी है। अब वो मेरे ख्याल में आसान था। जैसे आपने कहा कि रिवायती तौर पर इल्ज़ामात, ठीक है, मैं बिल्कुल सलमा साहिबा की जो बातें हैं अल्लाह करे। देखिए, अगर आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, तो आपके दिल से ये दुआ निकलती है कि जो बातें ये कर रही हैं, अल्लाह करे अल्लाह ताला है वो इस मुल्क की खातिर इन्हीं को इतनी हिम्मत और तौफीक दे दे कि मुल्क को जो है वो इस क्राइसिस में से निकाल कर बाहर ले आए। पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले तो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो हमें अजीज है। दूसरी बात जो मैं कर रही थी वो मैं ये कर रही थी कि एंटी PTI सियासत करना ना बड़ा आसान था। ठीक है, आपने सारा मलबा जो है वो PTI के ऊपर डाल दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चूंकि मंजरनामे से आपको PTI जो है वो गुम होती हुई इस वक्त नजर आ रही है फिलहाल के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टूट फूट और डिसमेंटलिंग का शिकार है वो पार्टी, तो अब अगर आपने उसकी वजह भी वो खुद है, उसकी वजह भी वो खुद है। उन्होंने खुद जो एक बयानिया बनाया, जिस तरह से एक पोजीशन ली, जिस तरह से कौमी इस्लामी के अदारों पर हमला किया, अब उनके जो खान साहब के अपने ही जो लोग हैं उनके दाएं बाएं खड़े, वो उनके साथ नहीं खड़े, अब उनको और नहीं कर रहे। मैं वही कह रही हूँ कि ये तो कोई बहस ही नहीं है कि वजह क्या बनी, उनकी अपनी गलतियां, उनकी अपनी हिकमत अमली, उनके अपने गलत फैसले। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि अब आप देखें कि क्या पोजीशन थी उस पार्टी की जो इस वक्त हम बिल्कुल तितर बितर होते हुए हम देख रहे हैं। पंजाब में उनके पास हुकूमत थी, KP में उनके पास हुकूमत थी, इतनी जबरदस्त किस्म की ऑपोजिशन विफाक में उनके पास थी, तो उन्होंने अपने साथ किया क्या है? वो तो बहस ही नहीं है ना कि किसका कसूर है किसका नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि अब जो इलेक्शन होगा उसमें आपको कुछ ठोस इकदाम
करने पड़ेंगे, उसमें आपको जेन्युइनली आवाम को जो है वो रिलीफ देना पड़ेगा और मेरे ख्याल में सच भी बोलना पड़ेगा। अगर अभी हम IMF के प्रोग्राम की तरफ नहीं जा रहे और हम रिलीफ दे रहे हैं जिसका फायदा हो सकता है कि आपको जो है वो इलेक्शन के टाइम के ऊपर भी मिले, तो आवाम को ये सच भी साथ साथ बताइए कि आप जब हुकूमत आएगी तो उसके बाद IMF के प्रोग्राम में जब हम जाएंगे तो फिर आवाम पे क्या कह ढाएंगे, ये वाला सच भी मेरे ख्याल में जो है वो आवाम के साथ बोला जाना चाहिए। आवाम को मजीद मुगालतों में और जो है उनके साथ मजीद झूठ जो है वो नहीं बोलने चाहिए। मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई रिलीफ जो है वो किसी भी पार्टी के पास मौजूद है या फिर उनमें इतनी ताकत या सकत है कि वो रिलीफ जो है अब वो दे सके। IMF प्रोग्राम में हम जब भी जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो ठीक है मेरा जो है वो इकोनॉमी के ऊपर इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा देखा चीजों को, मुझे इतना पता है कि अब जो शराइत होंगी वो बहुत सख्त किस्म की जो है वो शराइत होंगी और यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आएगा और मुस्तकबिल करीब में हम उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या फिर उनकी जिंदगी बेहतर होती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही। अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस तरह से अभी सलमा साहिबा ने कहा है कोई स्ट्रैटेजी उनके पास मौजूद हो, कोई गैबी मदद ही हो जाए इस वक्त कि अवाम को कम से कम रिलीफ जो है वो मिल सके और हम ये जो बिल्कुल नहज पर पहुंच चुके हैं ना, बिल्कुल तबाह बर्बादी के, उससे हम किसी तरीके से जो है वो निकल सके। मौजूदा हुकूमत के पास तकरीबन 2.5 माह बाकी हैं, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसको IMF किस तरह ट्रीट करता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मजीद जो शराइत हैं वो सख्त होंगी। अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनसे मजीद भी बात करते हैं। हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो ज़ेर बहस थी कि वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर तकसीम पाई जाती है और कुछ दिन पहले एक हमने वीडियो भी देखी जिसमें जजेस आपस में खड़े हैं लेकिन मुलाकात नहीं हुई, उस पर बहुत सी ट्रोलिंग हुई। लेकिन आज जो है कुछ वीडियो सामने आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो मिले भी हैं, साथ एक पौधा भी लगाया। जितनी रूमर्स थी आज वो दम तोड़ गई हैं। आई डोंट एग्री विद दैट। ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस वेरी ऑनरेबल एंड दे नीड टू कंडक्ट थ्रू देयर जजमेंट्स। आप देखें ना, ये जो कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स का, उसके ऊपर स्टे है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है और काजी फ़ैज़ ईसा साहब, ऑनरेबल जज साहब, उसके लिए उसको दोबारा प्रोसीड कर रहे हैं। हालांकि उसका जो नोटिफिकेशन है दैट हैज़ बीन कैंसल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो ख़त्म कर दिया गया। तो वजह ये हो रही है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप शजरकारी मुहिम में 2-4 पौधे लगा रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। डैमेज हैज़ बीन डन आपने सुप्रीम कोर्ट में, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस कि आपने जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर है उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए आपको पौधे नहीं लगाने, आपने बैठ के एक दूसरे के साथ बात करनी है और आपने एक इम्प्रेशन अवाम के सामने पेश करना है। क्या? दैट वी आर यूनाइटेड, वी आर हेयर फॉर द रूल ऑफ लॉ, वी आर हेयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपनी ज़ात के लिए इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल नहीं करना, हमने क्या करना है, हर बंदे को पता है कि अंदर क्या हो रहा है, विच इज़ वेरी सैड। और अगर ये जो आज का ऑप्टिक्स है ना, मेरे लिए कल का ऑप्टिक्स भी मैटर नहीं कर रहा था और आज वाला भी मैटर नहीं कर रहा। मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं रिलाई कर रहा, एक प्रैग्मेटिक से बात कर रहा हूँ कि रियलिस्टिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कलेक्टिव विजडम के साथ बैठना चाहिए और इस मुल्क को इस हिजान से निकालना चाहिए। साथ साथ एक और रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने कोई जजमेंट दी हुई है उनके ऊपर कंप्लायंस नहीं हो रही तो प्रोसीड फर्दर। वकीलों ने बड़ी मार खाई है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। अब जजेस को एक यूनानिमस डिसीजन लेना है और एक कलेक्टिव विजडम के साथ सामने आना है, सो दैट बार एसोसिएशन, सो दैट वकील जो हमेशा से बार अदलिया की आज़ादी के लिए मार खाते रहे हैं, डंडे खाते रहे हैं, ताकि वो भी उस फोर्स का हिस्सा बने। एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम आदल, आप माने या ना माने,
लेकिन इस टाइम जो बेंच है और बार है उसमें भी तकसीम है, वो भी उसकी वजह ये है ना, देखे ना, अगर बेंच के अंदर तकसीम है, बेंच के अंदर रवैया ऐसा है कि आप एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे और ग्रुपिंग हो रही है, और साथ साथ एक और बात भी हो रही है, एक ख़ास किस्म के लोग एक ख़ास बेंच का ऑलवेज हिस्सा बनते हैं। तो ये मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ कि दोनों तरफ से, दोनों हाथों से ताली बजती है ना। तो बार एंड बेंच तो बाद में आता है ना, पहले बेंच आता है। बेंच एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा दैट दे आर हियर फॉर नॉट देयर पर्सनल एजेंडाज बट बल्कि आइन और कानून के लिए, तो फिर बाहर भी साथ खड़ी हो जाएगी। नहीं, आपने ठीक है, लेकिन जिस तरह जजेस कॉलोनी के कुछ वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हुए, अपेरेंटली अगर देखा जाए आज एक अच्छा जो है एक मैसेज दिया जजेस ने एक साथ खड़े होकर। उस्मा भट्ट साहिबा ये बताइए, सलमा भट्ट साहिबा ये बताइएगा कि जो सूरत हाल है इसमें क्या जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको इस जेस्चर से सबक नहीं लेना चाहिए, वो भी आपस में बैठें, अपने जो मसाइल हैं पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं मिल बैठ कर हल करें, क्योंकि इकॉनमी की, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बात फिर वही है कि आप देखें पीडीएम इत्तेहाद इसीलिए बना था क्योंकि सियासतदानों को इस बात का इदराक था, और आप देखें कि पीडीएम के इत्तेहाद में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किस तरह का सियासी इत्तेहाद बना जिसके अंदर नेशनलिस्ट पार्टीज़ ने भी हिस्सा लिया, जिसके अंदर छोटी पार्टीज़ ने, हर तरह की पार्टीज़ जो है उसका हिस्सा रहीं, और इसका कितना मजाक उड़ाया गया जब पीडीएम का आगाज़ हुआ, और इसको कितना इसके ऊपर मतलब सिर्फ तब देखा गया तब क्योंकि पीटीआई का अरूज था, वो हुकूमत में थे, और इसको सिर्फ मजाक बनाया गया कि सब एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं और खान का मुकाबला नहीं कर सकते सब मिलकर भी, इस तरह की बातें बहुत सारी की गई। आज वही खान साहब है जो कहते हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो, लेकिन आज मसला ये कि आज क्या मुज़ाकरात करो उनके पास, व्हाट ही हैज़ टू ऑफर, व्हाट ही इज़ लेफ्ट टू से। लेकिन जब टाइम था मुज़ाकरात करने का, और जब उनको हम कहते थे, जब शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में आने के बाद कहा था कि मिसाक मुईशत कर लेते हैं, तो कितना मजाक उड़ा गया पार्लियामेंट के अंदर। जब हमने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सलामती की जब बात होती थी, हम कहते थे आओ सब मिलकर हाथ मिलाते हैं, तो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं हाथ मिलाने के लिए के काबिल नहीं समझता अपोजिशन लीडर्स को, तब हम लोग अपोजिशन में थे। अच्छा, फिर जब हमने जब भी कहा कि आओ मिलकर बैठें, तो उन्होंने कहा कि हमारी मजाक उड़ाया कि अब हम मिलकर बैठना चाहते हैं, और हमें मजाक का निशाना बनाया, तज़हीक की गई इस बात की। लेकिन हम वो तब यही बात करते थे क्योंकि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी पहले कर चुके थे। हम सियासतदान एक कम्युनिटी बन के सामने आना चाहती थी, एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहती थी, और सियासतदान चाहते थे कि इस मुल्क को आगे लेकर जाया जाए। सियासतदान कभी भी नहीं चाहेंगे कि पार्लियामेंट जो है उनके लिए सुप्रीम है, पार्लियामेंट उनके लिए उनका महवर है, और वो एक सियासतदान की ताकत तभी है जब पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, तो वो उसकी ताकत है। और एक ऐसा बंदा जो एक ऐसा सियासत के नाम पे एक ऐसा बंदा सामने आया, मैं कहूँगी, मैं तो उनको सियासतदान कहने से भी मुझे हिचकिचाहट महसूस होती है इमरान खान साहब को, कि उनका कोई सियासी रवैया ही नहीं था, कोई जमहूरी रवैया भी नहीं था। आज भी देखें, पहले वो खुद कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फिर उन्हीं के आज हमाद अज़हर साहब ने कहा कि मैं तो इनके साथ मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहता, मैं तो उनसे करना चाहता हूँ जो फैसला साजी करना चाहते हैं। बेसिकली ये वो पार्टी है जिसको इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर आने की और उनके सहारे के साथ खड़े होने की। आपने ठीक है, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है ना, आगे भी तो बढ़ना है, मुल्क ने आगे चलना है, मुल्क ने तरक्की करना है। आयशा सुहेल साहिबा देखें, बेशक पार्लियामान को बेतौकीर किया गया, पार्लियामान के में नहीं बैठे, आगे ही लेके जाना चाहते हैं जी, हम मुल्क को आगे ही लेकर जाना चाहते हैं, हम मुल्क को तरक्की की डगर पर डालना चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है वो इस बात की निशानदेही करेगा कि मुल्क आगे जाया जाए, मुल्क के लिए तरक्की का मंसूबे लेकर आए जाएं। लेकिन उससे पहले एक ऐसा शख्स जिसने शोहदा के जो यादगारें उन पे हमले किए हैं, जिसने दिफाई तनसीबात को जलाया है, जिसने अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जिसने स्टेट पर हमला किया है, एक जिसने दहशतगर्दी की है, जिसके मंसूबे सामने आ गए हैं, जिसकी वीडियोस एंड ऑडियो सामने आ चुकी हैं। आप ठीक कह रही है, लेकिन उसकी सजा उन्हें मिल रही है, उसकी सजा मिल रही है आयशा, उसकी सजा मिल रही है। आयशा साहब ये बताएं, आगे बढ़ना है, हमने आगे जाना है, ये 25 करोड़ का मुल्क है, इसने आगे चलना है, बेशतर लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको कैसे एलिवेट करना है, इस मसाइल का हल क्या है? आयशा सुहेल साहब। सलमा साहिबा, बिल्कुल उनकी सजा उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसका हल कोई दो राय ही नहीं है, 9 मई था, इसका हल 9 मई था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। देखिए, जहां कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, 9 मई को पूरी कौम ने कंडेम किया है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको सजा ना दें, मैं जस्टिफिकेशन कोई नहीं है सलमा साहिबा, प्रॉब्लम ये है कि वो तो उन्होंने अपने पैर पे कुछ थोड़ा मार लिया ना।
अपना खुद सर दीवार में जो है वो दे मारा। हाँ, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है किसी को नजर आता हो तो प्लीज। देखिए आयशा, इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उनके जो लेफ्ट राइट लोग खड़े हुए थे, जो उनकी मेन स्ट्रीम, जो उनकी लीडरशिप थी, उन सब ने उन्हें डिसऑन कर दिया 9 मई के वाकयात के बाद। पूरी कौम कौमी सलामती के अदारों के साथ शाना बशाना खड़ी है, पूरी कौम ने उसको कंडेम किया, मुजम्मत की, डिसऑन कर दिया। आदिल मेरी बात सुने, आयशा मेरी सिर्फ एक जुमले में मुझे जवाब दे दें। एक शख्स की पार्टी का आज भी हमाद अजहर कहता है कि हम इन सियासतदानों के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं करें, वो तो बार बार बयान दे रहे हैं। हमने कब कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे? लेकिन 9 मई के बाद ये हमारे लिए सलमा भट्ट साहिबा मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं मुल्क ने आगे चलना है। 25 करोड़ का ये मुल्क है, लोगों को मसाइल हैं, लोग मसाइल का शिकार हैं, हमने उनको कैसे बेहतर करना है, उनके जरिए जो जिंदगियां हैं उनको कैसे सहल करना है, हम इस पे बात कर रहे हैं। वो ये तो रटा लगा के आई है ना, इनको बिल्कुल सलमा साहिबा, एक्चुअली आई थिंक यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। मैं बिल्कुल यहाँ पे पीटीआई को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। हमाद अजहर साहब ने कहा, बिल्कुल कहा, और जो है वो किस अंदाज से, किस ढंग से कह रहे हैं, क्या सोचकर कह रहे हैं, ये भी किसने कहा है? ये भी किसने? एक मिनट जी, एक मिनट, मुझे एक मिनट एक बात पूछनी। अभी ये किसने बोला कि ये रटा लगा के बैठी है यहाँ पे? ये कौन बोला है? मैं बोला हूँ, बैरिस्टर शुएब रज़ाक। ये किसने बोला ये जुमला कि ये रटा लगा के यहाँ बैठे? आप कौन है? बैरिस्टर साहब, बात ये है कि मैं तो चले फिर भी कोई चीज है जिसका रटा लगा के बैठी है, तो आप क्या लगा कर बैठे हमें? चलें जी, क्विकली प्रोग्राम का जो है वक्त भी खत्म होने को है। आखिरी जो है जो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यू हैव नो सेंस। हकायक क्या रट्टा लगा के बैठी हुई हूँ? आप किस लिए बैठे? मैं 9 मई से पहले ना आपको अपनी औकात का पता था। बैठे मैं मुल्क को आगे लेके चलें। 9 मई से पहले आपको अपनी औकात का पता था। आप चले खाकान नजीब साहब, आखिरी क्वेश्चन खाकान नजीब साहब से ये बता दें कि किन शोबे में टैक्सेस जो है वो मजीद लगाने पड़ेंगे, कैसे बजट को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे? तो आदिल, वेरी क्लियरली टैक्सेस उन लोगों पर लगाएं जो टैक्स नहीं दे रहे। रिटेल और होलसेल नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं दे रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की है, वो टैक्स नहीं दे रही। टैक्सेस उन लोगों पर लगाएं जिनको मराद दी हुई हैं 2000 अरब के करीब। मतलब आप कह रहे हैं मराद याफ्ता जो तबका है उस पर मजीद जो टैक्स है वो इम्पोज होने चाहिए। आप चारों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। सलमा भट्ट साहिबा, बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, डॉक्टर खाकान नजीब और आयशा सोहेल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, बजट आने वाला है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, ये जो इकॉनमी है ये बेहतर नहीं होगी। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।